फ्रेंड्स, आज दिनांक 11 जून 2021, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। हमारा लेसन नंबर 1 चल रहा है बच्चों, सजीव जगत यानी कि लिविंग वर्ल्ड। आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म संसार में पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन सी पद्धतियाँ उसमें अपनाई जाती हैं और जीवन के 3 डोमेन क्या हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, विश्व में मिलने वाले जीवों की संख्या ही नहीं, आकार, आकृति, भार, आमाप यानी इनकी जो भी संरचना है, सभी में बहुत विविधता मिलती है, बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है कि सामान्य रूप से उनकी पहचान याद रखना संभव ही नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 15 लाख प्रजातियाँ वो पौधों की हैं जो ज्ञात हैं। मतलब पौधों की नहीं, ज्ञात हैं। पौधों की तो हैं लेकिन केवल इतनी ही ज्ञात हैं। अब संसार में कितनी होंगी कि रिसर्च लगातार होती रहती है, कोई ना कोई पौधे का खोज होती रहती है। तो अभी जितनी ज्ञात है लगभग 15 लाख प्रजातियाँ हैं और लगभग 10 लाख प्रजातियाँ जो हैं वो जंतुओं की हैं। और अगर बात करी जाए तो जितने भी वैज्ञानिक हैं, जीव विज्ञानी लोग हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनका ऐसा मानना है कि समस्त पृथ्वी पर जो जीव हैं यानी सजीव टोटल जितने भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल जंतु मतलब सारे पौधे और सारे सूक्ष्म जीव सब लोग मिला के लगभग 50 लाख से लेकर 3 करोड़ तक की इनकी प्रजातियों की संख्या हो सकती है। बहुत बड़ा फिगर है। केवल अभी तो केवल अभी 25 लाख तक ही पहुँचे हैं। तो अतः अध्ययन व सुविधा के लिए कुछ लक्षणों पर आधारित संवर्गों व समूहों में जीवों को वर्गीकृत करते हैं। इन्हें टैक्सा कहते हैं और इसीलिए इसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो वर्गीकरण की सबसे पहले जो प्रारंभ किया था वो अरस्तु ने किया था। देखिए, अगर हम वर्गीकरण के इतिहास पे ध्यान दें तो यूँ तो वर्गीकरण का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव इतिहास, क्योंकि समझबूझ आते ही मनुष्य ने अपने आसपास के प्राणियों को नाम देना शुरू कर दिया था। पुरातन काल में मनुष्य ने जंतुओं को घातक, आघातक, भक्ष्य, अभक्ष्य, लाभदायक और हानिकारक आदि अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया था। मतलब डिफरेंट टाइप्स, जिसको उसको जैसा लगा कि ये हार्मफुल है, यूज़फुल है, ये जो है बेनिफिशियरी है या ये इसके कोई बेनिफिट नहीं है, इस प्रकार से उसने अपने आप को जो है अपने आप ही वर्गीकृत करना शुरू कर दिया। लेकिन क्लासिफिकेशन करने से पहले हमें कुछ मुख्य बिंदु को ध्यान रखना चाहिए, जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, उसके बाद प्राचीन काल यानी कि पहले आयुर्वेद के आचार्य चरक बहुत में जो है फेमस हैं और इंडिया के जो नाम रोशन किया हुआ है इन्होंने। चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में लगभग 200 प्रकार के जंतुओं और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया। अरस्तु व अन्य ग्रीक दार्शनिकों ने चौथी और तीसरी शताब्दी यानी ईसा पूर्व, चौथी व तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जीवधारियों को वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत करने के प्रयत्न किए। उन्होंने समस्त जीवधारियों को 2 समूहों में बांटा, एक जंतु में, एक पादप। यानी एक तरफ उन्होंने कहा कि जितने भी समस्त संसार में, जितने भी पूरे वर्ल्ड में
जितने भी एनिमल्स या फिर सॉरी वो कहा जाए लिविंग बींग्स हैं, उनको दो पार्ट कर लिए जाते हैं। एक तो वो जिनमें एनिमल्स, दूसरा प्लांट्स। पौधों को अरस्तु ने 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 है हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। थियोफेस्टस, जो मैंने आपको बताए थे कि थियोफेस्टस जो है फादर ऑफ बॉटनी है, ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 480 प्रकार के, मैंने आपको बताया भी था, लगभग 500 प्रकार के पौधों का उन्होंने अध्ययन किया था। 480 प्रकार के पौधों को वर्गीकृत किया, यानी क्लासिफाइड किया। उनके इस योगदान के फलस्वरूप उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक। जॉन रे एक वैज्ञानिक, उन्होंने सबसे पहले स्पेसीज शब्द का प्रयोग किया। कैरोलस लीनियस, उन्होंने मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है उसकी जो है खोज की, और अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने जीवों के नाम और आधुनिक जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी प्रणाली है, सिस्टम है, उसकी व्याख्या की। इसलिए उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। किसे? कैरोलस लीनियस को। ये बहुत फेमस व्यक्ति है। अभी इनके बारे में आगे भी कभी चर्चा रहेगी, क्योंकि कई सारे इन्होंने खोजें करी हैं। क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा इन्हीं के नाम है। बस शुरुआत जो थी ना वो अरस्तु ने, और उससे पहले किसने की थी? आचार्य चरक ने की थी। तो बहुत पुराने हैं, नाम अरस्तु का हो जाता है। भाई वही बात है ना कि साइंटिस्ट जो एक अंग्रेज हैं वो कहीं ना कहीं छाप छोड़ देते हैं, और काम इंडिया का होता है, भारत का काम है, और नाम किसी और का स्टाम्प वाला है साहब। चलिए अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की पद्धतियाँ। देखिए सबसे पहले तो हम बात करें कि जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसमें जीवों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने में कुछ तथ्यों को जो है देखा जाता है। जैसे कि नंबर 1 है क्रोमोसोमल नंबर, और उनका स्ट्रक्चर क्या है क्रोमोसोम का, उसमें कितनी समानता है उसको देखा जाता है। फिर उनका जो जो एनिमल्स हैं उनका जो विकास है उसका अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। फिर उसमें प्रोटीन में कितनी समानता है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उनके जीवों में जो पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अच्छा, बात आती है वर्गीकरण की पद्धतियों की। तो जो पद्धतियाँ हैं वो लगभग 4 प्रकार की पद्धतियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 है आर्टिफिशियली, ठीक है। उसके बाद है नेचुरल सिस्टम आता है, फिर है जेनेटिक, और चौथा है फेनेटिक। तो इस प्रकार से सिस्टम चलता है। आपको इतनी डीप स्टडी नहीं करनी है। मेन जो चीज़ है वो है जीवन के 3 डोमेन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। देखिए क्लासिफिकेशन जब किया गया, मेरी भाषा में समझिए आपको कि सामान्य सरल भाषा में अगर समझें तो जब क्लासिफिकेशन किया गया तो उसको कैरोलस लीनियस तक लाने में काफ़ी समय लगा। अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने तथ्य रखे। जैसे मैंने आपको बताया था कि चरक ने अपनी पुस्तक में अध्ययन दिया, मतलब यानी 240 लगभग जो है 200 प्रकार के जंतुओं का और 340 जो है पौधों का अध्ययन करके उसमें उल्लेख किया। उसे अरस्तु थे, उन्होंने अपना अध्ययन किया, जंतु पौधे अलग अलग कर दिए। उसके बाद थियोफेस्टस आए, उन्होंने अध्ययन किया। ऐसे कई सारे वैज्ञानिक आए। इसी में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वीज, डॉक्टर वीज थे। तो जीवों की 3 डोमेन की संकल्पना वीज ने सन 1990 में प्रस्तुत की थी। अब सोचिए कितनी बाद में करी, बहुत लेटेस्ट है, अभी 20-30 साल पहले की बात है। सन 1990 में प्रस्तुत की थी। उन्होंने वर्गीकरण का विकासीय मॉडल प्रस्तुत किया था जो निम्न तथ्यों पर आधारित था। नंबर 1, कोशिका के राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम में अंतर।
उसमें कितना अंतर है आरआरएनए में। सर आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस समझ लीजिए इसके लिए है, क्योंकि राइबोसोम्स ही जनरेट करते हैं प्रोटीन को, ठीक है, उसमें पार्ट लेते हैं उस क्रिया में। उसके बाद नंबर 2 आता है जो सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड स्ट्रक्चर है तथा एंटीबायोटिक्स के लिए इसकी संवेदनशीलता कितनी ज़्यादा एक्टिव है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। जैव वर्गीकरण यानी कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो आधुनिक संकल्पना का विकासीय आधार है, क्योंकि प्रकृति में आरआरएनए की संरचना अत्यधिक संरचित होती है तथा इसका एक ही कार्य होता है आरआरएनए में न्यूक्लियोटाइडों में अंतर और समानता से विभिन्न जीवों के समूह के जीवों में संबंध स्थापित का पता चलता है। अब यह माना जाता है कि प्रकृति में एक ही आर्कियल प्रोकैरियोटिक पूर्वज कोशिका से ही जीवों के 3 डोमेन का विकास हुआ है। ये 3 डोमेन हैं आर्किया यानी कि आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन है यूकैरिया या यूकैरियोटा। देखिए इसमें हम बात सबसे पहले करते हैं नंबर 1 डोमेन की, डोमेन आर्किया या आर्कियोबैक्टीरिया। तो जो आर्कियोबैक्टीरिया है ये बहुत नंबर 1 प्रिमिटिव है। ये इनके कुछ लक्षण देख लीजिए आप, ये प्रिमिटिव सबसे प्रिमिटिव है। नंबर 2 ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स पे, आप पे कभी आप लोग मुझसे इस पर जो है पूछेगा तो मैं बताऊंगा, और डीप स्टडी बता दूंगा इस पर आपको, ठीक है। कभी सेल का लेसन स्टार्ट होगा उसमें मैं आपको उसका बता दूंगा डिटेल से। थर्ड है इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो शाखित यानी ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं की बनी होती है। इनकी सेल मेम्ब्रेन में पेप्टिडोग्लाइकन्स नहीं होते हैं। और 5वां है इन पर एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट है इनका आरएनए बैक्टीरियल आरएनए से अलग प्रकार का होता है। बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया अलग है और आर्की बैक्टीरिया क्या है उससे भी प्रिमिटिव है। आर्किया या आर्की बैक्टीरिया सामान्य जीवों की तुलना में अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं, मतलब ये प्रतिकूल वातावरण में भी रह लेते हैं, ऐसे ये जो है जीव हैं ऑर्गेनिज्म में। इनके उदाहरण हैं मेथेनोजेंस, हेलोफाइट्स और हाइपर थर्मोफाइल्स। तो देखिए हेलोफाइट्स, हाइपर थर्मोफाइल्स और मेथेनोजेंस ये तीनों ही बहुत ही एंटिक हैं, सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स हैं और प्रतिकूल वातावरण में रहने वाले ऐसे एनिमल्स, ठीक है। नंबर 2 डोमेन कौन सा है? डोमेन है डोमेन बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में या बैक्टीरिया में क्या है कि इनकी नंबर 1 है इनकी कोशिका कला ग्लिसरॉल से जुड़ी। देखिए वहाँ ग्लिसरॉल नहीं था, वहाँ हाइड्रोकार्बन्स थे, तो यहाँ पे क्या ग्लिसरॉल से जुड़ी अशाखित यानी कि अनब्रांच्ड बसा अम्ल की श्रृंखलाओं की बनी होती है। दूसरा है इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है। ये एंटीबायोटिक्स के प्रति संवेदी होते हैं, संवेदनशील होते हैं। और कोशिका द्रव्य में जो डीएनए अणु पाया जाता है, यानी जो साइटोप्लाज्म में इसकी जो सेल है। और नंबर 5 है बैक्टीरियल आरएनए आर्किया के आरएनए व यूकैरिया के आरएनए से अलग होता है। इनका आरएनए बिल्कुल अलग होता है, सबसे अलग होता है। बैक्टीरियल राइबोसोम्स
70 इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, ये सब नाम जो मैं बोलता हूँ ना, कभी कभी मोबाइल पे डाल देखा करो कि आखिर माइकोप्लाज्मा है क्या, हेलोफाइट्स हैं क्या, मेथेनोजेंस है क्या, हाइपरथर्मोफाइल्स है क्या। तो साइनोबैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इस पर भी टॉपिक बनेगा कभी आगे अगर आएगा तो। उसके बाद थर्ड हमारा है डोमेन यूकैरिया या यूकैरियोटा। तो नंबर 1 इसका आता है, इनकी जो सेल्स हैं उनमें यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है इनका। अब यूकैरियोटिक में मैं आपको बताऊं तो बहुत सिंपल भाषा में बता दूं, इनमें जो केंद्रक कला होती है यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो पाई जाती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही जो है क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। दूसरा है इनकी कोशिका झिल्ली, जो सेल मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के समीप लिपिड प्रोटीन लिपिड प्रोटीन से बनी त्रिस्तरीय झिल्ली होती है। ये मैं अभी, हाँ आपको शायद नहीं है, दूसरे क्लासेस में था। तरल एक है तरल मोज़ेक मॉडल, उसके बारे में चर्चा होती है इस पर, तो जब आपका टॉपिक आएगा तो आपको बताया जाएगा। तो ये 3 प्रकार की लेयर होती है, वाहक प्रोटीन होती है एक, तो इस प्रकार से वो है मूव करती रहती हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो धंसी रहती हैं लिपिड लेयर में, तो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन से बनी त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर की वाली झिल्ली होती है। तीसरा है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, परंतु प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल पाई जाती है। मतलब सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, प्लांट सेल में होती है। क्लियर। चौथा है यूकैरियोटिक्स होते हैं, उन पर एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है जो इनका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, तथा बेसिक जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए का बना होता है और साथ में स्टोन प्रोटीन का बना होता है। 6 है यूकैरियोटिक का जो आरएनए है वो आरएनए है वो अलग प्रकार का होता है। और नंबर 7 है यूकैरियोटिक में राइबोसोम्स 80S प्रकार के होते हैं। तो इसको आप लोग नोट करिएगा, तो याद करिएगा, ठीक है। और चलिए डायग्राम्स में आप भी देख रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। चलिए जब हम लोग कर रहे हैं तो पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए डोमेन आर्किया यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे नाम बताए थे। देखिए मैं आपको नाम बताते चलता हूँ। डोमेन आर्किया यहाँ पे है मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, ये चाहे ऐसे थर्मो एसिडोफाइल्स कह सकते हो या हाइपर थर्मोफाइल्स भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद है डोमेन यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें देखिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, और यहाँ पे ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये भी इसमें आते हैं। उसके बाद है हमारा डोमेन यूकैरिया, इसमें सारे के सारे यूकैरियोटिक्स आएंगे। इसमें फंजाई है, प्लांट है, एनिमल्स हैं और प्रोटिस्ट हैं। देखिए मैं आपको बताऊं सबसे पहली कड़ी कौन सी है, नंबर 1 पे ही है। देखिए मैं काट के सबसे करता हूँ। नंबर 1 पे डोमेन आर्किया या आर्की बैक्टीरिया, नंबर 2 पे डोमेन यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया, और नंबर 3 पे जो है वो डोमेन यूकैरियोटा या यूकैरियोटा। और इसकी कड़ी जो है, ये जो प्रोटिस्टा आप देख रहे हो, ये बैक्टीरिया के बाद की कड़ी है।
ठीक बैक्टीरिया के बाद प्रोटिस्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ये भी प्रोकैरियोटिक हैं और ये प्रोकैरियोटिक हैं। बस ये क्या है, ये सब यूकैरियोटिक हैं। तो ये यूकैरियोटिक हैं, तो इनमें क्या है, इनमें जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वेल डेवलप्ड होता है। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड होता है, इसलिए ये जो है यूकैरियोटिक होते हैं। और सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जबकि बाकी अन्य में, दोनों में, फर्स्ट और सेकंड में ऐसा कोई भी संरचना नहीं होती है। डायरेक्ट क्या होते हैं, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आप लोग नोट करिएगा, आपको समझ में आया होगा। कोई समस्या आती है आप लोग फिर से देखिए इसको, और अगर नहीं कोई समस्या है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई समस्या है तो आप लोग मुझसे पर्सनली भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे पर्सनल, कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी आपकी हेल्प कर सकूँ। अन्यथा तो आपके पास वीडियो सेव है, जितनी बार चाहें उतनी बार देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच।